डियर स्टूडेंट्स, कल अपन ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार श्रमिक किसे कहते हैं, नियोक्ता कौन होता है, मजदूरी किसे माना जाएगा, इन सारी बातों का अध्ययन किया था। आज अपन ये देखेंगे कि इस एक्ट के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है। अर्थात आज अपन मजदूरी की न्यूनतम दरों का नियतन और उनका पुनर्निरीक्षण, इस बात की अपन चर्चा करेंगे। हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो अपनी अपनी अधिनियम की अनुसूचियां जारी की है, उसमें जो कार्य शामिल किए गए हैं, उन श्रमिकों में उन कार्यों को करने वाले श्रमिकों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों को निश्चित करना, उनको निर्धारित करना आवश्यक माना गया है। अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित कार्यों अर्थात कृषि एवं संबंध क्रियाओं में समुचित सरकार पूरे राज्य की जगह केवल राज्य के विशेष भाग या विशिष्ट भाग के श्रेणियों के नियोजन के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें निश्चित कर सकती है, नियत कर सकती है, निर्धारित कर सकती है। यही नहीं, अलग अलग अनुसूचित नियोजनों, एक ही अनुसूचित नियोजन में अलग अलग प्रकार के कामों, वयस्क, तरुण, बालक और शिशुओं तथा अलग अलग क्षेत्रों के लिए मजदूरी की अलग अलग दरें नियत की जा सकती है। अर्थात एक ही जगह पर एक ही प्रकार के काम करने वाले व्यक्ति जो एक ही क्षेत्र में काम करते हैं, अगर वो बालक है, अगर वो वयस्क है, अगर वो तरुण है, ये वो प्रशिक्षु है, ऑन ट्रेनिंग है, तो उनकी जो दर है वो अलग अलग तय की जा सकती है। ये भी इसमें प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से मजदूरी की न्यूनतम दरें घंटे, दिन, महीने या अन्य कालावधि के लिए नियत की जा सकती है। यदि जहां पर मजदूरी की दर मासिक तय की गई है, वहां मासिक के आधार पर अपन उसकी दैनिक दर को निर्धारित कर सकते हैं, और जहां पर मजदूरी की दर दैनिक तय की गई है, उसको अपन दैनिक के आधार पर उसकी गणना मासिक के आधार पर भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से जहां पर जिन नियोजकों में या जहां पर भी मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 जो पुराने वाला लागू है, तो अगर उसमें मजदूर का निर्धारण है तो उसकी जो कालावधि है वो उसी अवधि अधिनियम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। इसमें जो हमारे अधिनियम है, इसमें मजदूरी की दरों को अपन मुख्य रूप से आगामी प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। पहला, ये मजदूरी की मूल दर और परिवर्ती निर्वाह व्यय भत्ता। दूसरा, निर्वाह व्यय भत्ता के सहित या रहित मजदूरी की मूल दर तथा अनिवार्य वस्तुओं की रियायती दरों पर आपूर्ति के नकद मूल्य, या ऐसा सर्वसमावेशी दर जिसमें मूल दर, निर्वाह व्यय भत्ता तथा रियायतों के नगद मूल्य सम्मिलित हो। अर्थात मूल रूप से इन 3 प्रकारों से मजदूरी का निर्धारण किया जा सकता है। और हमारे देश में इस अधिनियम में मजदूरी की जो निर्धारण करके जो है, उसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की प्रक्रियाओं का उल्लेख है। इसमें पहली प्रक्रिया में समुचित सरकार या समिति के सहायतार्थ विभिन्न क्षेत्रों के लिए उप समितियों का गठन कर सकती है, और इन समितियों की सिफारिश को ध्यान में रखकर संबंध नियोजन के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें राजपत्र में गजेटेड में प्रकाशित करके तय की जाती है। दूसरी विधि में समुचित सरकार किसी अनुसूचित नियोजन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों के प्रस्ताव प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ राजपत्र में प्रकाशित कर देती है, और उन्हें प्रकाशन की तिथि से 2 महीने के अंदर अपनी जो ग्रीवांसेज है उनको सूचित करने का मौका देती है। इस संबंध में प्राप्त किए गए सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद सरकार संबंधित अनुसूचित नियोजन के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें राजपत्र में प्रकाशित कर नियत कर देती है। दोनों में किसी भी प्रक्रिया द्वारा नियत की गई मजदूरी की दरें राजपत्र के में अधिसूचना के प्रकाशन के 3 महीने की अवधि बीत जाने के बाद लागू हो जाती है। अर्थात इसमें 2 प्रकार की स्थितियां हुई। पहली स्थिति में सरकार बिना नियोक्ताओं की, बिना उद्योगपतियों की जानकारी के किसी कार्य विशेष के लिए, किसी एरिया विशेष के लिए न्यूनतम मजदूर का निर्धारण करके उसको राजपत्र में सीधा ही प्रकाशित कर देती है, और उसको प्रकाशित करने के 3 महीने बाद में वो मजदूरी की दरें लागू हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि वो गजेटेड न्यूनतम मजदूर का जो प्रावधान है, प्रस्तावित जो न्यूनतम मजदूरी है, उसको पहले वो गजट में प्रकाशित करती है। संबंधित व्यक्तियों से 2 महीने में उस पर अगर उनको कोई आपत्ति है तो उनके आवेदन मांगे जाते हैं। फिर उन पर विचार करके उनकी संज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए और उसके पश्चात उसको फाइनल रूप से राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, और उसके 3 महीने बाद में वो मजदूरी की दरें हमारे देश में लागू हो जाती है। अब इस प्रकार से
जो ये मजदूरी दरें निर्धारित की जाती है वो मूल रूप से राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार द्वारा इसमें गजट नोटिफिकेशन के बाद में इसमें किसी प्रकार की भी जो बदलाव है वो संभव नहीं हो पाता है, वो फाइनल मान लिया जाता है। अब हम करेंगे कि जो न्यूनतम मजदूरी की दर हैं उनको अपन किस प्रकार से उनका पुनरीक्षण करेंगे। जो गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी के जो निश्चित की गई है उनके पुनरीक्षण के लिए भी वही तरीके अपनाए जाते हैं जो उन्हें नियत करने के लिए हैं। अर्थात मजदूरी दरों के पुनरीक्षण के लिए भी समिति और उप समिति का गठन या राजपत्रों में प्रस्तावों की अधिसूचना के प्रकाशन की विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात अगर आपको मजदूरी रेट्स को रिव्यू करना है तो उसके लिए आप समितियों का निर्माण कर सकते हैं, उप समितियों का निर्माण कर सकते हैं या उसको गजट प्रस्ताव में नोटिफिकेशन कर सकते हैं। संशोधित मजदूरी की न्यूनतम दरें भी अलग अलग अनुसूचित नियोजनों, एक ही अनुसूचित नियोजन में अलग अलग प्रकार के कामों, वयस्क, तरुण, शिक्षुओं और अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग हो सकती है। ये दरें भी जो मैंने आपको पहले ऊपर 3 तरीके बताए थे उन 3 प्रकार से हो सकती है। पहला, मजदूरी की मूल दर और अलग से परिवर्तित निर्वाह व्यय भत्ता। दूसरा, निर्वाह व्यय भत्ता के सहित या उनके बिना मजदूरी की मूल दर तथा अनिवार्य वस्तुओं की रियायती दरों पर आपूर्ति के नगद मूल्य। तीसरा, ऐसी सर्वसमावेशी दर जिसमें मूल दर, निर्वाह व्यय भत्ता तथा रियायतों के नगद मूल्य सम्मिलित है। अब अपन बात करेंगे कि इसकी जो समिति, उप समिति, सलाहकार बोर्ड और केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का इस प्रकार इसमें क्या गठन होता है, किस प्रकार से इसका गठन होता है। अगर किसी का मजदूरी का निर्धारण करना है या उसका रिव्यू करना है तो उसमें समिति, उप समिति तथा सलाहकार बोर्ड प्रत्येक में समुचित सरकार द्वारा मनोनीत नियोजकों के नियोजक, कर्मचारियों के प्रतिनिधि बराबर बराबर की संख्या में तथा अधिकतम 1/3 की संख्या में स्वतंत्र व्यक्ति होंगे। अर्थात जब ये समितियां या उप समितियां ये बनाई जाती है तो उसमें कर्मचारियों के और उद्योगपतियों के या उद्योगों के मालिकों के या नियोजकों के एक बराबर बराबर प्रतिनिधि होंगे और जो कुल संख्या है उसके 1/3 से जो व्यक्ति हैं वो स्वतंत्र व्यक्ति हो सकते हैं। स्वतंत्र व्यक्तियों में एक को समुचित सरकार अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है। सलाहकार बोर्ड का काम समितियों और उप समितियों के कार्यों को समन्वित करना होता है तथा न्यूनतम मजदूरी दरों के नियतन किए जाने और उनमें संशोधन लाने के संबंध में समुचित सरकार को सलाह देना है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति केंद्रीय सरकार करती है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में भी अनुसूचित नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि बराबर बराबर के अनुपात में तथा अधिकतम 1/3 की संख्या में स्वतंत्र व्यक्ति होंगे। अर्थात इसका भी गठन उसी प्रकार से होगा जैसे समिति या उप समिति का गठन किया जा सकता है। इन सभी सदस्यों को केंद्रीय सरकार मनोनीत करती है। केंद्रीय सरकार स्वतंत्र व्यक्तियों में से एक को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का मुख्य काम मजदूरी की न्यूनतम दरों को निश्चित करना या उनमें संशोधन लाना तथा अधिनियम के अंतर्गत अन्य विषयों के बारे में सलाह देना तथा सलाहकार बोर्डों के कार्यों को समन्वित करना है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो समिति, उप समिति या ये होते हैं, इन चाहे केंद्र के द्वारा बनाए गए हों, चाहे राज्य के द्वारा बनाए गए हों, चाहे वो सलाहकार बोर्ड हो, चाहे समिति हो, सब में श्रमिकों के और नियोजकों के बराबर बराबर प्रतिनिधि होते हैं। स्वतंत्र प्रतिनिधियों की संख्या 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में सबका मनोनयन केंद्र सरकार के द्वारा होता है। समिति और उप समिति में मनोनयन का अधिकार राज्य सरकार को होता है। स्वतंत्र व्यक्तियों में से ही दोनों ही सलाहकार बोर्ड में, समिति और उप समितियों में दोनों में एक व्यक्ति जो स्वतंत्र एक व्यक्ति होता है उसको अध्यक्ष बनाया जाता है और दोनों का कार्य ही न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करना, उसमें संशोधन लाना और उसके संबंध में सरकार को सलाह मशविरा देना होता है। हमारा जो अधिनियम है इसके अंतर्गत जो नियत की गई मजदूरी है उसको नगद देना आवश्यक होता है। लेकिन जहां मजदूरी को पूर्णतया आंशिक रूप में प्रकार में देने का प्रचलन है वहां समुचित सरकार इस तरह से भुगतान दे सकती है। मजदूरी तथा अनिवार्य वस्तुओं की रियायती दरों पर आपूर्ति के नगद मूल्य का निर्धारण विहित तरीके से करना आवश्यक है। जहां कर्मचारी मात्रानुपाती कार्य पर नियोजित है तथा जिसके लिए न्यूनतम कालानुपाती मजदूरी ही नियत की गई है वहां उसे
मात्रानुपाती मजदूरी दर के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सामान्यतया हमारे अधिकार में जो मजदूरी का भुगतान है वो नगद करना आवश्यक होता है, किंतु अगर कर्मचारियों को कोई वस्तु है वो रियायती दर पे सप्लाई की जाती है तो उस रियायती दर वाली वस्तु की आपूर्ति का मूल्य निर्धारित करके उसका उसमें से समायोजन करके उसको मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हमारे देश में केंद्र, राज्य सरकार, नियोजकों, कर्मचारियों सभी को न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में और उसके रिव्यू में अधिकार दिया गया है और आधार पर उस कार्य को संपन्न करते हैं। थैंक्स टू ऑल मेंबर।